नमस्कार। फिर से एक बार स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं राज। आप देख रहे हैं हाईवे 33। दोस्तों, रोज़ की तरह आज भी मैं एक नई कहानी लेकर के आया हूं। ये कहानी जो हमें भेजे हैं उनका नाम धनंजय है। धनंजय प्रयागराज जिला के रहने वाले हैं, उत्तर प्रदेश के। घटना ये 2001 की है जो इनके साथ में घटी थी। तो क्या हुआ था इनके साथ में, क्या घटना घटी थी, चलते हैं इनकी इस कहानी में। लेकिन दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। दोस्तों, मेरा नाम धनंजय है। मेरी उम्र लगभग 24-25 साल की रही होगी। घटना 2001 की है। कुछ दिन पहले ही मेरे पिता स्वर्गवास हो गए थे और हम 2 भाई थे। बड़ा भाई शादीशुदा था और एक पास के शहर में, पास के कस्बे में एक परचून की दुकान पर काम कर रहा था। और मेरे जो पिता थे साइकिल पर गांव-गांव जा कर के कपड़ा बेचा करते थे। भाई की तो जो आमदनी थी बहुत कम थी, वो तो बहुत ही कम पैसा उसको मिलता था। लेकिन जो मेन आमदनी थी मेरे पिताजी की थी। पिताजी के द्वारा जो कमाते थे उससे ही हमारा परिवार का खर्च चलता था और कुछ हम लोग पैसा भी जोड़ पाते थे। लेकिन पिताजी के अचानक निधन से जैसे हम लोगों पर दुखों का पहाड़ टूट गया था। मेरी माँ का तो रो रो के बुरा हाल था। बहुत हम लोग सदमे में चले गए थे। लेकिन ये तो ज़िंदगी है, चलती रहती है। हम लोग संभलने लगे। मेरा जो बड़ा भाई था वो परचून की दुकान पर काम करता था, लेकिन वो सीधा साधा था। हमने भी उसको कोशिश किया कि तुम दुकान का काम छोड़ो, अब पिताजी वाला काम कर लो। लेकिन वो मना कर दिया कि मुझसे ये काम नहीं हो पाएगा, मेरे से मोल भाव नहीं होता, मैं नुकसान कर बैठूंगा। और उसकी बात भी मुझे सही लग रही थी क्योंकि वो बहुत सीधा साधा था। आखिरकार मुझे अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ी और मैं पिताजी के काम में जुट गया। साइकिल लेकर के, कपड़ा बांध कर के पीछे, और मैं दूर दूर गांव-गांव पर जाने लगा। ज़्यादातर मेरे पास में औरतों का ही कपड़ा होता था। अब मैं कपड़ा को बिक्री करने लगा और उस काम में अब मैं पैसा भी बचाने लगा। पैसा कमा भी रहा था, बचा भी रहा था। जब मेरा काम चलने लगा, इस काम को समझ में आ गया कि कैसे काम करना है, कहाँ कहाँ जाना है, तो अब जो गांव के बाज़ार हुआ करते थे, जो रात के टाइम तक, देर रात तक लगते थे, उनमें भी जा कर के मैं अपना कपड़ा बेचने लगा। और जब घर लौटता था तो रात हो जाती थी। लेकिन मैं भूत प्रेत को मानता नहीं था, ना कभी मैंने देखा था। हाँ, मेरा बड़ा भाई वो कई बार बोलता था कि मैंने रास्ते में भूत देखा है, लेकिन मुझे उसकी बातों पर विश्वास नहीं था। वो तो सीधा साधा था और कुछ भी जानवर रास्ते से पार कर जाए दौड़ करके तो समझ लेता था कि कोई भूत प्रेत ही है। लेकिन मैं इन चीज़ों से बहुत दूर था। हाँ, भगवान पर पूरा मेरी श्रद्धा थी। मैं भगवान को मानता था, पूजा भी करता था। माँ मेरी भी धार्मिक थी, वो भी पूजा पाठ किया करती थी। और मेरी जो भाभी थी वो भी माँ की तरह थी। जैसे माँ पूजा किया करती थी, वो भाभी भी उन्हीं के साथ करती थी पूजा। अब मेरा जो काम था, दूर दूर तक मैं जाने लगा। बाज़ार में, हाट में अपना साइकिल खड़ा करके दुकान लगा देता था। पहले तो मैं गांव-गांव फेरी करता था
और जब शाम होने लगती तो मैं अपनी साइकिल लेकर के पास के बाज़ार में चला जाता था। कपड़ा औरतों का था तो औरतों को झुंड हमारे पास आ ही जाता था और अच्छी बिक्री मेरी होने लगी थी, है कि मैं उनके कहे अनुसार कपड़ा लाया करता था। अब ये सब चलते हुए करीब करीब 3-4 महीना गुजर गया था और तभी मेरे जानने वाले एक मेरे लिए रिश्ता लेकर के आ गए थे। अब रिश्ता वो माँ ने ठुकराया नहीं। वो कहने लगे कि शादी हम करेंगे लेकिन अभी कुछ दिनों के बाद में। अब जो रिश्तेदार रिश्ता लेके आया था कह रहा कि एक बार आप लोग लड़की देख लो, लड़की भी लड़का को देख ले तो बात पक्की हो जाए और फिर जब चाहोगे आप शादी हो जाएगा। मैं तो मना कर रहा था कि देखो माँ अभी ठीक नहीं है, अभी हमें पैसा जोड़ना पड़ेगा, शादी में बहुत सारा खर्च होता है और हम किन किन के पास जाएंगे हाथ पसारते हुए पैसों के लिए। लेकिन माँ कहने लगी कि देखो बेटा, शादी का एक उम्र भी होता है। आज तो रिश्तेदार तुम्हारे पास में आया हुआ है, आज जब तुम्हारी उम्र निकल जाएगी ना तो तुम्हारे पास में रिश्तेदार नहीं आएंगे। माँ का कहना भी सही था। आखिरकार हम लोग एक धर्मशाला में जा कर के मिले थे। मैंने लड़की देखा, लड़की सुंदर थी, पढ़ी लिखी थी, सुशील थी और हम एक दूसरे को पसंद कर लिए थे। वो भी मुझे पसंद करने लगी थी। अब रिश्ता हमारा तय हो चुका था और हमारा कुछ दिन के बाद में छेका हो गया। छेका होता है जो रोक दिया जाता है और एक तरह से रोका कहते हैं तो उसको। और उस छेके में हमारे परिवार के लिए ससुराल वालों ने सभी के लिए कपड़े वपड़े लेके आए थे। अब मेरे लिए भी नए कपड़े और कुछ सेंट वगैरह लेके आए थे। सफ़ेद कपड़ा जो लाए थे बहुत अच्छा लग रहा था। सफ़ेद पैंट, सफ़ेद शर्ट बहुत मुझे अच्छा लग रहा था। अब हमारी शादी तो तय हो चुकी थी लेकिन अभी डेट अभी फिक्स नहीं था, क्योंकि मैं मना कर दिया था कि हमें कुछ महीनों लगेगा, शायद साल भी लगे। जब तक मैं पैसा जोड़ ना लूँ तब तक मैं शादी नहीं करूँगा। अब मैं अपने काम में अब ज़्यादा मेहनत करने लगा था ताकि मैं जल्दी जल्दी पैसा कमा सकूं, पैसा को जोड़ सकूं। अब मैं सुबह निकलता तो आधी रात के वक्त घर पर पहुंचता था। अब मेरे जो भाई था वो भी साइकिल से उस दुकान पर उस कस्बे में जाया करता था। सुबह निकलता था तो भी रात के 9 बजे तक घर वापस आ जाता था। भाभी को अभी कोई बच्चा नहीं था घर में और सब ऐसे ही चल रहा था। अब 3-4 महीना से ऊपर मेरे शादी का तय किए हुए टाइम हो चुका था। अब मैं रात दिन मेहनत कर रहा था। मैं अब नई नई जगह पर जाने लगा था। नए नए डिज़ाइन के कपड़े लेकर के औरतों का, बच्चों का। अब मैं दूर दूर तक गांव-गांव पहुंचने लगा था। अब मैं एक नए इलाके में गया था। आज उस इलाके से मेरी अच्छी बिक्री हुई थी। अब फिर वहाँ के पास के जो हाट था वहाँ पर मैं अपना साइकिल लगा करके दुकान लगा लिया था। वहाँ पर भी मेरी अच्छी बिक्री हुई। जब मैं दुकान बढ़ाने लगा था, जब बाज़ार बंद होने लगी थी, तो मेरे पास में औरतों का 2 ही सूट बचा हुआ था। एक था लाल और एक था सफ़ेद। अब बाकी सारे कपड़े मेरे बिक चुके थे। मैं ज़्यादा खुश था। चलो इतना दूर आकर के मेरे सारे कपड़े बिक चुके हैं और मुनाफा भी अच्छा हुआ था। अब फिर मैं अपने बचे हुए कपड़े 2 थैले में डाले और थैला साइकिल पर रख करके अपने गांव की तरफ चल पड़ा था। वो अमावस की अंधेरी रात थी। हर तरफ अंधेरा दिखाई पड़ रहा था, लेकिन हम लोग गांव के रहने वाले लोग, हमें अंधेरे में भी चलना आता है।
और वो 2 कपड़े को लेकर के मैं अपने गांव की तरफ साइकिल से लौट चला था। रात ज़्यादा ही हो गई थी, अंधेरा तो हर तरफ दिखाई दे रहा था, लेकिन मैं अपने अंदाजे से साइकिल चलाता हुआ और अपने गांव की तरफ चलता जा रहा था। मैं करीब आधा दूरी तय कर चुका था अपने गांव का, और एक जगह ऐसी थी जहां पर गांव वाले बताते थे कि वो उस जगह पर रात के टाइम में भूत प्रेत, आत्माएं, चुड़ैल आदि आदि चीज़ें दिखाई पड़ती हैं। लेकिन मैं उसे एक अफवाह ही मानता था। वो था एक जगह एक पुराना कुआं जो पुराने ज़माने से वहाँ पर था। पहले वहाँ राह चलते लोग, राहगीर लोग पानी पिया करते थे, लेकिन अब उस कुएं को बंद कर दिया गया था लोहे की जाल से, ताकि उसमें कोई जानवर गिर कर मर ना पाए। है कि 1-2 केस ऐसे हो चुका था, और तभी सारे गांव वालों ने मिल करके उस कुएं को जाल से ढक दिया था। अब उसके आसपास में जंगल झाड़ सब उगे हुए थे, और उसके पीछे में एक पुराना सा कमरा था जो खंडहर में बदल चुका था। वो भी पुराने ज़माने का था। अब पता नहीं वो किस लिए बनाया गया था, मुझे कुछ मालूम नहीं था, लेकिन सब कुछ खंडहर में बदला हुआ था। मैं अब उस जगह पर आ चुका था। वो कुआं मुझे साफ साफ नज़र आ रहा था, और मैं अपने रास्ते पर चलता जा रहा था। जैसे ही कुआं के पास पहुंचा था, अचानक मुझे तेज खांसी आनी शुरू हो गई, और ऐसी खांसी आई कि रुकने की नाम नहीं ले रही थी। लग रहा था कि जैसे गले में कोई चीज़ फंस सा गया हो, और कई बार तो ऐसा हुआ कि खांसते खांसते मेरी जान ना निकल जाए। मुझे पानी की सख्त ज़रूरत थी, और मेरे पास जो पानी का बोतल था वो पहले ही ख़त्म हो चुका था। अब मैं आसपास देखने लगा कि कोई हमें पानी कहीं से मिल जाए, लेकिन वहाँ पर तो ऐसा कोई चीज़ था ही नहीं कि जहाँ हमें पानी मिल पाए। आसपास में कोई बस्ती थी नहीं, और तभी मैं खांसता हुआ अपनी साइकिल एक जगह पर रोक दिया। मुझे बाएं साइड में जहाँ पर वो खंडहर जो कमरा बना हुआ था, वहाँ पर मुझे उस जगह पर रोशनी सी नज़र आई। मुझे लगा कि अगर रोशनी है तो इंसान भी होंगे, और इंसान होंगे तो पानी भी होगा। अब मैं जल्दी से अपनी साइकिल उस रोशनी की तरफ बढ़ा दिया। मैं जब उस जगह पर पहुंचा तो मैं देखा कि वहाँ तो एक घर सा है, और घर के बाहर एक लालटेन जल रही है, और बाहर में एक चारपाई बिछा हुआ है, और उस पर एक लाल कपड़ों में घूंघट डाले औरत बैठी हुई है, और कुछ थाली में लेकर के चावल या दाल को चुन रही थी। अब पास में मैंने देखा एक मटका रखा हुआ था, और उसमें पानी निकालने का गिलास भी था। मुझे अब कुछ ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी, मैं पानी को पीना चाहता था ताकि मेरी खांसी बंद हो जाए, जो गले में कोई चीज़ फंसा हुआ है वो निकल जाए। अब मैं तेज़ी से अपनी साइकिल लेकर के उस घर की तरफ पहुंचा, और जल्दी से साइकिल खड़ा किया और उस औरत की तरफ बढ़ पड़ा। जब उस औरत की चारपाई के पास पहुंचा खांसते हुए, तो औरत शायद मेरी दर्द को समझ गई थी। वो कहने लगी कि मटके में पानी है, आप जल्दी से पी लो, सब सही हो जाएगा। मैं भी तो यही चाहता था कि मुझे पानी मिल जाए। अब मैं जल्दी से मटके से गिलास डाला और पानी निकाल करके गटागट पीना शुरू कर दिया। हालांकि पानी कुछ टेस्ट अलग था, कुछ कसेला जैसा लग रहा था, लेकिन मैं खांसी के चक्कर में वो पानी को अंदर ले लिया था। अब पानी पीने के बाद में थोड़ी सी राहत महसूस हुई, और फिर मैं थोड़ा सा पानी निकाला और फिर पी गया। और फिर मैं
अब थोड़ा शांत दिख रहा था, खांसी मेरी कम होने लगी थी। वो औरत अभी भी अपने काम में जुटी हुई थी, थाली में कुछ चुन रही थी। लालटेन की रोशनी हर तरफ बाहर फैला हुआ था। और तब मुझे लगा कि इस जगह पर तो खंडहर हुआ करता है था, लेकिन अब यहाँ पर तो घर बना हुआ है। शायद मैं बहुत दिनों के बाद इधर में आया था और हो सकता है कि किसी ने यहाँ घर बना करके रहना शुरू कर दिया है। मुझे ऐसा ही लगा था। अब मेरी खांसी ठीक होने लगी थी और तभी वो औरत बोली, आकर के बैठ जाओ, थोड़ी आराम कर लो, क्या करते हो। मैंने खांसी कम हुई तो मैं बोला कि जी मैं कपड़ा बेचता हूँ, मैं गांव-गांव जाता हूँ और आज एक हाट में अपना दुकान लगा करके वापसी जा रहा हूँ। वो अभी भी घूंघट में थी औरत, और फिर बोली कि हमारे लायक कोई कपड़ा है तो हमें दिखा दो। मैंने बोला जी हमारे पास में बस 2 ही कपड़ा बचे हैं, अगर आप कहो तो मैं आपको दिखा दूँ। वो कहने लगी हाँ हाँ दिखा दीजिए, पसंद आएगा तो ज़रूर हम ले लेंगे। अब मैं अपने थैले से साइकिल पर जा कर के, और वही 2 ही कपड़ा मेरे पास में बचा हुआ था, एक जो था लाल और एक सफ़ेद। दोनों कपड़ा ले आकर के चारपाई पर उस औरत के सामने रख दिया। वो औरत सफ़ेद कपड़े की तरफ तो देखा ही नहीं, और वो लाल कपड़ा उठा करके उलट पलट करके देखने लगी। अब फिर वो बोली कि ये कपड़ा मुझे पसंद है, अगर आगे भी आप आओ तो ऐसे ही कपड़ा ले आना, और ये आप रख लो, ये मुझे नहीं चाहिए। मैं सफ़ेद कपड़ा अपने थैले में डाल दिया और साइकिल पर रख दिया। अब फिर मैं उस औरत के पास में आया। अब मैं जैसे ही पैसा बताना चाह रहा था कि मैं उसको कितने का कपड़ा है बताऊं, और तभी वो औरत कुछ नए नए नोट निकाल के मेरे हाथों पे रख दिया। वो नोट तो हज़ारों में थे। मैंने बोला नहीं नहीं, इतने पैसे की ज़रूरत नहीं है, मेरा तो कम है पैसा, और बाकी मैं वापस उसको अपना पैसा काट करके देने लगा। लेकिन वो औरत कहेंगी नहीं नहीं रख लो, आगे जब आओगे ना तो मेरे लिए ऐसे ही कपड़ा ले आना, इसको एडवांस के रूप में रख लो। मैं मना करता रहा, लेकिन वो औरत बोली नहीं नहीं आप रख लो, आगे आप ले आना कपड़ा तो हमारा हिसाब बराबर हो जाएगा। मैं बोला कि देखो मैं बहुत दिनों के बाद मैं इधर आया हूँ, और हो सकता है कि मैं अगली बार आऊँ तो टाइम लगे। वो कहने लगी जब भी आना ना तो मैं आपको मिल जाऊँगी। अब तो मैंने पैसा अपने जेब में रख ही लिया, और तभी वो औरत बोली कि आप थोड़ी देर आराम कर लो, अब फिर आप निकल जाना। मैं जो औरत बोल रही थी वैसा ही मैं किया, उसकी चारपाई के निचले हिस्से की साइड में आकर के बैठ गया, और वो औरत अब उठ कर के अपने घर के अंदर में चली गई। और जब वापस लौटी तो उसके हाथ में एक बड़ा सा गिलास था। वो कपड़ा जो था वो साथ में लेते गई थी, और गिलास में पता नहीं क्या ले करके मेरे पास आई। बोले इसको भी आप पी लो, आपके शरीर में शक्ति देगा, आप बहुत मेहनत करते हो, एक शरबत है। मैंने देखा वो लाल सा रंग का शरबत जैसा ही दिख रहा था, और गिलास मेरे हाथ में उसने पकड़ा दिया। मैं कुछ पल तो झिझका, लेकिन मैं पानी तो पहले ही उस घर का पी चुका था, तब मैं ज़्यादा इस चीज़ पर गौर नहीं किया। हाँ, मैं वो शरबत को पीने लगा। शरबत वाकई मीठा था और अच्छा भी टेस्ट था। अब पूरा गिलास में ख़त्म कर चुका था। अब गिलास जो है ख़त्म कर लिया, और उसके बाद गिलास उसको दे दिया धन्यवाद बोल करके, और वो औरत चली गई अंदर गिलास लेकर के। मैं अभी भी चारपाई पर बैठा हुआ था। अब मेरे वाकई शरीर में लगा कि जैसे एनर्जी आने लगी हो, ताकत शरीर में भरने लगा हो। शरीर में लगा कुछ बदलाव सा हो रहा है, कुछ एनर्जी की फीलिंग हो रही थी ज़्यादा। और
इसी बीच मन थोड़ा बेचैन भी होने लगा था, ना जाने क्यों। ये सब शायद उसी शरबत की वजह से मुझे हो रहा था। और तब वो औरत आई। इस बार उसके चेहरे पर कोई घूंघट नहीं था। और मैं उसकी शक्ल देखा तो मैं देखता ही रह गया था। वो तो मेरी होने वाली बीवी की तरह उसकी हूबहू कॉपी थी, एकदम टू कॉपी कहा जाए। वही हाइट, वही चेहरा, वही मुस्कान। मैं तो एकदम देखता ही रह गया था कि ये ऐसे कैसे हो सकता है। एक जैसे इतना कैसे लोग मिल सकते हैं आपस में। क्या मेरी होने वाली बीवी क्या कोई बहन है क्या? लेकिन उन्होंने तो ऐसी बात कही नहीं थी। वो तो इकलौती थी घर में। अब मैं एकदम मुंह खोले उसी की तरफ देख रहा था। अब वो जो औरत थी अब हमारी तरफ, चारपाई की तरफ बढ़ने लगी। वो मंद मंद मुस्कुरा रही थी, जैसे मेरी होने वाली पत्नी धर्मशाला में मिली थी तब हमने देखा था, वैसे ही बिल्कुल स्माइल थी। अब मैं जो शरबत पी रखा था, ना जाने उसमें क्या मिला हुआ था, वो तो मुझे नहीं पता। शरीर में अजीब सी तनाव होने लगा था, मन में एक बेचैनी सी होने लगी थी। और वो औरत मेरे बिल्कुल पास आकर के सट करके बैठ गई। अब उसकी शरीर की गर्मी पा करके मन और बेचैन होने लगा था। मन कर रहा था कि उसके अपनी बाहों में भर लूं, प्यार करूं। ऐसा ही मेरा मन बार बार कर रहा था, लेकिन मैं लोक लज्जा के डर से मैं उसको हाथ नहीं लगा रहा था। अब कुछ ही देर के बाद में मेरा सर एकदम चक्कर खाने लगा था। अब कुछ पल के बाद मुझे लगा कि मैं अपना होश खो रहा हूँ, मैं बेहोश होता जा रहा हूँ। और उसके बाद मुझे होश नहीं था। जब मुझे अपनी आँख खुली तो सुबह हो चुकी थी। आसमान में सूरज की लाली दिख रही थी। अब मैं अपने आप को देख रहा हूँ कि मैं कहाँ हूँ। तो मैं अपने साइकिल के पास एक झाड़ी के जगह पर नीचे में ज़मीन पर लेटा हुआ था। और वो मैं घर देखने लगा कि जहाँ जिस जगह पर मैंने पानी पिया, शरबत पिया, जहाँ पर मैंने कपड़े दिए, उस औरत से मिला, वो तो घर था ही नहीं वहाँ पर। वो तो वही पुराना खंडहर था। ये कैसा हो सकता है? मैं जल्दी से उठ करके खड़ा हो गया। एकदम मैं जो भूत प्रेत का मानता नहीं था, अब तो मुझे बहुत डर लगने लगा। मैं डर से सही मायने में कांपने लगा था कि जो मैंने रात में देखा था, क्या वो कोरी मेरी सपना का विषय था या फिर ये सच्चाई है। लेकिन ये तो बिल्कुल साफ साफ दिख रहा था कि इस जगह पर कोई घर नहीं था, ये तो खंडहर ही था। रात की बात सब मुझे याद था। मुझे इतना याद था कि बेहोश होने से पहले उस औरत ने मेरे को अपने गले से लगा लिया था और तभी मेरा आँख बंद होती चली गई थी। तो क्या हुआ था मेरे साथ में, उस औरत ने क्या किया था? तभी मुझे ध्यान आया अपने जेब पर, कहीं मैं किसी लूट फरेबी का शिकार नहीं हो गया। मैं अपने जेब में हाथ डाला तो मेरे पैसे तो सुरक्षित थे, जो मेरे अपने थे। हाँ, उसके जो पैसे थे वो भी मेरे पास में अभी भी करारे करारे नोट दिख रहे थे। तो ये तो कोई सपना नहीं हो सकता था, ये तो ज़रूर ही हकीकत है। थी कौन थी औरत? अब मुझे वाकई उस जगह से डर लगने लगा था। गांव के जो लोग बताया करते थे, मुझे लगा कि सही में जो गांव के लोग जो अफवाह फैला रखे थे वो अफवाह नहीं है, वो बिल्कुल सच्चाई है। लेकिन वो सफ़ेद कपड़े में तो नहीं थी, ये तो अलग कपड़ा था, लाल रंग का कपड़ा। अब मैं सही मायने में इतना डर चुका था कि मैं उस जगह पर 1 मिनट के लिए रुकना नहीं चाह रहा था। मैं अपने घर से दूर था अभी। अब मुझे पता है कि मेरी माँ, मेरी भाई, मेरी भाभी मुझे ढूंढ रहे होंगे। अब मैं जल्दी से जल्दी अपने घर पहुंचना चाह रहा था। और वही मैं साइकिल उठाया, एक बार फिर उस खंडहर की तरफ देखा और फिर मैं अपनी साइकिल उठाया और अपने घर की तरफ
चल पड़ा। आधा रास्ता के और पार हो गया था, मैं गांव के करीब पहुंचने वाला था और तभी मेरा भाई साइकिल पर आता हुआ दिखा। वो मुझे ही ढूंढने निकला हुआ था। मुझे सकुशल देख कर के उसने चैन की सांस ली और कहने लगा कि अरे छोटे, तुम कहाँ थे रात भर। अब मैं उसको कुछ बताना नहीं चाहता था, उसको मैं चिंता में डालना नहीं चाहता था। मैंने बोल दिया कि भाई रात में लेट हो गया था और मैं एक बाज़ार के गांव में ही रात बिताया और मैं सुबह सुबह ही वहाँ से आ रहा हूँ। तब मेरी उस बात से मेरा भाई संतुष्ट हुआ और फिर हम दोनों भाई अपने घर की तरफ चल पड़े थे। घर में वही कहानी मैं अपनी माँ को, अपनी भाभी को बताया कि लेट होने के कारण से मैं बाज़ार वाले गांव में रुक गया था। वो भी मेरी बात पर विश्वास कर लिए थे, लेकिन मैं अंदर बहुत ही डरा हुआ था। अपनी बात कहूँ तो किससे कहूँ। मेरा ऐसा कोई साथी भी नहीं था, जिगरी साथी, जिसे अपने दिल की बात कहा जाए। अब मैं औरों पर विश्वास नहीं कर सकता था, कहीं मेरे साथ में कुछ अनर्थ ना हो जाए। वो पैसा अब भी मेरे पास में सुरक्षित था जो उस औरत ने मुझे दिया था। मैंने वो पैसा संभाल करके जहाँ मैं रखता था और वहाँ पर मैं रख दिया, बिल्कुल सुरक्षित और ताला बंद, चाबी मेरे पास में। अब दिन तो पूरा निकल चुका था। उस दिन तो मैं कहीं जा ही नहीं पाया। हाँ, अगली सुबह मैं अपने काम पर लौट चुका था, लेकिन उस तरफ मैं नहीं गया जिधर वो खंडहर था, वो कुआं था। मैं अब उस जगह पर जाना ही छोड़ दिया था। अब मैं दूसरी जगह पर निकल रहा था। पूरा 1 महीना बीत चुका था। ना मुझे कोई ऐसा सपना दिखा, ना वो औरत मुझे दोबारा मिली थी। सब कुछ सही चल रहा था। वो पैसा भी मेरे पास में सुरक्षित था। हाँ, अब मेरी जो आमदनी थी कई गुना बढ़ गई थी। बिक्री बहुत हो रही थी, आमदनी भी काफ़ी हो रही थी। 1 महीने जब बीत गया तो मैं अपने रात को बाज़ार से वापस लौटा और मैं खाना वाना खा करके सो गया था। गहरी नींद में था और तभी मुझे लगा कि मेरे कमरे में कोई चल रहा है। मैं कमरे में इधर उधर देखने लगा। मेरी नींद पूरी तरह से खुल चुकी थी, लेकिन कमरे में अंधेरा था, साफ साफ नज़र नहीं आ रहा था। मैं अब पलंग से उतर गया था, जिस पलंग पर मैं सोया हुआ था, ताकि मैं रोशनी कर सकूं। और तभी लगा जैसे मुझे किसी ने बाहों में भर लिया हो, अब मुझे पलंग पर गिरा दिया हो। हाँ, एहसास उसी औरत का हुआ जो मुझे उस रात मिली थी। और वो फुसफुसाते हुए कहने लगी कि तुम तो आए नहीं, देखो मैं आ चुकी हूँ, मेरे कपड़े कहाँ हैं। अब तो इतना करीब देख करके अब मेरी तो सांस रुकने लगी थी। मैं चिल्लाने का हो रहा था, लेकिन गले से आवाज़ नहीं निकल रही थी। वो औरत बार बार वही कह रही थी कि क्या तुम जानबूझ के हमारी तरफ नहीं आ रहे थे, मैं तो तुम्हारी बाट देख रही थी, मेरे कपड़े कहाँ हैं, मुझे मेरे कपड़े दे दो। मैं एकदम चिल्लाना चाह रहा था, डर के मारे मेरा बुरा हाल था, शरीर पूरा पसीने में नहाए हुआ था, लेकिन गले से आवाज़ न निकलने के कारण मैं बिल्कुल सन्न सा हुआ पड़ा था। और औरत मुझे अब प्रेम करने के चक्कर में दिखाई पड़ रही थी, लेकिन मैं अब इस लफड़े में बिल्कुल नहीं पड़ना चाहता था। मैं जान चुका था ये औरत कोई साधारण औरत नहीं है, ये ज़रूर कोई आत्मा है या फिर कोई और चीज़ है। और मैं पलंग से उतरने लगा और वो मुझे बार बार पलंग पर खींच रही थी, लेकिन मैं उसे हाथ जोड़े रहा कि मुझे आप छोड़ दो। मैं इशारे में उससे कह रहा था, गले से आवाज़ बिल्कुल नहीं निकल रही थी, लेकिन वो मुझे छोड़ नहीं रही थी। और तभी मेरा जो पैर था अनजाने में एक टीन का डब्बे से ज़ोर से टकराया था, जो खाली घी का डब्बा कोने पर रखा हुआ था। और वो पैर लगते ही
वो तेज़ आवाज़ के साथ में डब्बा गिर गया। और उसी की आवाज़ सुन कर के जो मेरी माँ थी वो दरवाजे पर आकर के दरवाज़ा पीटने लगी। छोटे छोटे क्या हुआ तेरे कमरे में? वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी। और उसकी चिल्लाहट सुन कर के ही वो औरत मेरे कमरे से गायब हो चुकी थी। जैसे ही गायब हुई मेरे सांस में सांस आई। अब मैं भाग करके जा करके दरवाज़ा जल्दी से खोला। मेरी ऐसी हालत देख कर के माँ बिल्कुल डर गई थी। कहने लगी, छोटे क्या हुआ तेरे साथ में? तो इतना पसीना में क्यों भिगा हुआ है? तो इतना हाँफ क्यों रहा है? क्या हुआ मेरे बच्चे? वो घबरा गई थी। अब बार बार पूछ रही थी। मैंने कोई बात अपनी माँ से छिपाया नहीं। और तब तक मेरी भाभी भी जग चुकी थी और भाई भी जग चुका था। वो लोग भी हमारे कमरे में आ चुके थे। अब सबने मिल कर के फैसला किया कि सुबह सुबह ही किसी तांत्रिक के पास मुझे ले जाया जाए, ताकि उस चुड़ैल से या उस आत्मा से मुझे मुक्ति मिले। अब माँ कहने लगी, बेटा वो पैसा कहाँ रखा है? मैंने बोला, माँ इस बॉक्स में रखा है। वो कहने लगी, खोल कर दिखा। मैं कांपते हाथों से जा कर के संदूक खोला। संदूक खोल कर के जिस जगह मैंने पैसा रखा था वहाँ पर देखने लगा तो वहाँ तो पैसा था ही नहीं। बिल्कुल मैं सारा संदूक को छान मारा, लेकिन वो पैसा मुझे कहीं नज़र नहीं आया। वो पैसा न जाने कहाँ गायब हो चुका था। माँ कहने लगी कि ज़रूर बेटा, जैसी वो थी वैसा ही उसका पैसा था। तुम्हें तो बिल्कुल पहले ही बता देना चाहिए थे मेरे लाल, लेकिन तुमने क्यों छिपाया? मैं कहने लगा, माँ कि आप लोग कहीं चिंता में ना पड़ जाओ, इसलिए मैं ये सारी बात छिपा लिया था। अब जाग कर के ही पूरी रात बीती थी और सुबह होते ही माँ एक तांत्रिक के पास, एक ओझा के पास ले गई थी। ओझा ने देखते ही बोल दिया कि इस पर तो किसी का साया है। अब माँ कहने लगी कि जो भी है, साया है चाहे कुछ भी हो, आप उसको बाहर करो, मेरे बेटे को उससे मुक्ति दिलाओ। वो कहने लगा, इतना आसान नहीं है जितना आप कह रही हैं, टाइम लगेगा बहुत ज़्यादा। मेरी माँ बोली, जो भी टाइम लगे, आप इस आत्मा को इसके शरीर से बाहर निकालो। मेरा इलाज शुरू हो चुका था, तंत्र मंत्र करने लगा था तांत्रिक, और कम से कम मेरे को 1.5 महीना उस चीज़ में लगा था। हर चौथे पाँचवें दिन हम उसके पास पहुंचते थे माँ के साथ में, और वो मेरे ऊपर अपनी तंत्र किया करता था। और तब जा कर के आखिरकार उस आत्मा से, उस चुड़ैल से हम पीछा छुड़ा पाए थे। लेकिन अभी भी मुझे डर लगता था। मुझे लगता था कि कहीं मैं रात को ज़्यादा देर हो गया बाज़ार से आते हुए, कहीं रास्ते में मुझे वो मिल ना जाए। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं हुई थी। अब मेरी शादी भी हो चुकी थी, मेरी पत्नी भी आ चुकी थी, और मैं एक दिन इस घटना को जिक्र कर ही दिया था। मैं अपनी पत्नी से छिपाना नहीं चाहता था, लेकिन इस बात का भी जिक्र किया कि वो तुम्हारी बिल्कुल कॉपी थी, बिल्कुल तुम्हारी तरह ही दिखती थी। अब ये सुनकर के मेरी पत्नी हंस पड़ी, बोली, क्या सही में मेरे जैसे ही थी वो? मैंने कि हाँ। और फिर हम लोग दोनों हंस पड़े थे। तो उस चुड़ैल से तो मुझे मुक्ति मिल चुकी थी, और मैं अब राजी खुशी अपने परिवार में रह रहा हूँ। कई साल इस घटना का तो बीत चुके हैं, लेकिन जैसे ही इस घटना को मुझे याद आता है, ध्यान आता है, तो लगता है जैसे कल की ही बात हो। तो दोस्तों, ये थी धनंजय जी की अपनी आप बीती। अगर आपके पास भी ऐसी कोई अपनी आप बीती है, कोई घटना है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर शेयर कर सकते हैं। और दोस्तों, मेरे दूसरे चैनल पर जाइए, उनमें भी अच्छी अच्छी कहानी हमने डाल रखा है, तो एक बार उन चैनल पर ज़रूर विज़िट कीजिए और उस कहानियों का ज़रूर आनंद लीजिए। चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा हूँ।
मेरे इस चैनल को भी लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। फिर हम मिलते हैं अगले दिन एक नई घटना, एक नई कहानी में। आप लोग अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा।